वंदे मातरम। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव का ये अंतिम समय लगभग चल रहा है और मतदाता अपना मन बना चुके हैं कि उन्हें कहाँ मतदान करना है, किसको जिताना है और जिताकर विधानसभा पहुंचाना है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे देवली और उनियारा जो विधानसभा सीट है उसके उपचुनाव के विषय को लेकर। कुछ विषयों पर विश्लेषण करेंगे और एक जो विषय है, जिस विषय को लेकर कांग्रेस ने विश्लेषण ही नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। और कांग्रेस भविष्य में किसको प्रत्याशी बनाना है, किसको प्रत्याशी बनाने से क्या फायदा है, या पहले क्या क्या कारण रहे कि अपने विफलता मिली, ऐसी चीज़ों को विश्लेषण किए बिना ही आगे कुछ निर्धारित करती होगी। जी हाँ, हम देवली उनियारा सीट की बात कर रहे हैं और ऐसा ना हो कि नरेश मीणा की बात ना हो। और सबसे पहले बात हो केवल देवली उनियारा ही नहीं, अभी इस उपचुनाव के समय पर जब राजस्थान में 7 सीटों पर चुनाव चल रहा है, तो पूरे राजस्थान में अगर सबसे अधिक चर्चा किसी सीट की है तो वो देवली और उनियारा सीट की है और नरेश मीणा की चर्चा है। हम अभी वर्तमान विषयों पर चर्चा करेंगे, उससे पूर्व मैं आपको विधानसभा जो चुनाव थे 2023 उस समय के कुछ विषयों पर बारीकी से प्रकाश डालूंगा, कुछ विषय बताऊंगा, तथ्य बताऊंगा। अगर उन तथ्यों को कांग्रेस आला कमान, हाई कमान और जो कांग्रेस की नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं वो विश्लेषण कर लेते, समझ लेते, तो आज कांग्रेस की स्थिति अलग होती। और विशेष करके जब उपचुनाव में प्रत्याशी का विषय होता तो निश्चित रूप से नरेश मीणा को प्रत्याशी वो बना देते, वो अगर उस आकलन को समझ पाते तो आगे विस्तृत जानकारी रघु से पूरा आग्रह है, जो चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर भी करें। तो मित्रों, बात करें विधानसभा चुनाव 2023 के समय पर नरेश मीणा 12 जिले की छबड़ा छिपा बड़ोद सीट से चुनाव लड़े। उस समय पर उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा और एक अच्छा प्रभाव उस समय पर उनका था छबड़ा छिपा बड़ोद में। और लंबे समय से उन्होंने वहां पर चुनाव की तैयारी के लिए संघर्ष किया था, धरातल पर प्रयास किया था। एक अलग अलग विषयों को लेकर, किसानों की समस्या हो, युवाओं की कोई विषय हो या और कोई सामाजिक विषय हो, इन सब विषयों को लेकर नरेश मीणा ने बहुत धरातल पर संघर्ष किया था। कांग्रेस को सोचना चाहिए था कि अगर एक सीट पर किसी को प्रत्याशी बनाने से अन्य कुछ 4-5 या और बड़े स्तर पर अगर प्रभाव होता है, छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर, तो हमें प्रत्याशी बना देना चाहिए। अगर ये विश्लेषण कांग्रेस को समझ में आ जाता तो मुझे लगता कि नरेश मीणा कांग्रेस से जो विधानसभा का चुनाव था 2023 का, वो छबड़ा छिपा बड़ोद से लड़ लेते, उनको कांग्रेस प्रत्याशी बना देती। और कांग्रेस के बड़े नेता भी अगर कभी कभी बड़ा मन रख लेते हैं कि ठीक है चुनाव लड़ने दूं, टिकट के लिए प्रयास इनके लिए करता हूं, या फिर कहीं पर वो कोई कटौती बड़ा नेता कर रहा हो, जैसे कि नरेश मीणा बोलते 12 में मूल कारण उनको टिकट नहीं मिलने का प्रमोद जैन भाया। तो अगर प्रमोद जैन भाया मंत्री है और बहुत बड़े नेता है, उनका एक वर्चस्व है, वो बड़ा मन रखकर ये विचार रखते हैं कि नरेश मीणा को हम चुनाव लड़ने देते हैं, प्रत्याशी बनाते हैं। और पूरा आरोप यह हमेशा ये रहता है कि इन्होंने मुझे चुनाव नहीं लड़ने दिया, टिकट नहीं मिलने दिया। निश्चित रूप से जब नरेश मीणा को टिकट नहीं मिला तो उसका असर ये हुआ कि केवल छपड़ा छिपा बड़ोदी नहीं, अपितु 12 जिले की जो चारों सीटें, उन पर पूरा एक बड़े स्तर पर प्रभाव, असर टिकट नहीं मिलने का देखने को मिला। 12 जिले की चारों सीटों पर तो असर रहा ही सही, और हो सकता है कि चारों पर पूरा नहीं, लेकिन 2 सीटों का तो इतना कहूंगा कि 2 सीटों पर भाजपा की जीत में 100% जो कारण बने, वो इतना कह सकता हूं कि नरेश मीणा ही बने। वो छबड़ा छिपा बड़ौद है और एक अंता जो सीट है वहां पर खुद प्रमोद जैन भाया चुनाव हारे, उसका कारण यही बने। तो मुझे लगता है कि उस समय पर भी उनको विचार करना चाहिए था और इस चीज में सुधार करना चाहिए था। उसके बाद जब इनकी समीक्षा और विश्लेषण का नंबर आता है तो इस चीज को सोचना चाहिए था कि हमने उस समय पर गलती की थी, आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे। और केवल 12 जिला ही नहीं, अभी तो कहता हूँ कि हाड़ौती में बहुत बड़े स्तर पर नहीं लेकिन छोटे स्तर पर भी प्रभाव रहा होगा, उस चीज का प्रभाव रहा था। झालावाड़ में भी कुछ सीटों पर मीणा समाज ने कांग्रेस के अगेंस्ट में वोट किया, भाजपा के समर्थन में, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। झालावाड़ में हमेशा मीणा समाज का एक बड़ा वर्ग छुटपुट तो करते ही हैं अपने विचार के आधार पे, कुछ बीजेपी को करते हैं, कुछ निर्दलीय को करते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो कांग्रेस को समर्थन करता था उसमें से लोग टूटे और उन्होंने कांग्रेस के विरोध में मतदान
उस समय पर किया था और ऐसे ही हार होती कि लगभग किसी न किसी सीट पर एक अच्छा प्रभाव उस समय पर देखने को मिला था। तो कांग्रेस ने उस गलती से सबक नहीं लिया, सुधार नहीं किया और पुनः ऐसी गलती कर दी कि उन्होंने वहां पर नरेश मीणा को पुनः देवली उनियारा में टिकट नहीं दिया, प्रत्याशी नहीं बनाया। नरेश मीणा जीत रहे हैं केवल उसका कारण यही नहीं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, युवाओं में उनका क्रेज है और वो एक अच्छे ओजस्वी वक्ता या युवा क्रांतिकारी जैसे आंदोलनकारी नेता है, ऐसा नहीं। उसमें कुछ फैक्टर ऐसे भी है कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया वो भाजपा से गया हुआ था और पैसे देकर टिकट लेना करना, ऐसा इस टाइप के आरोप लग रहे हैं। और जब अगर कोई एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जब जाकर चुनाव लड़ते हैं तो उस पार्टी से जुड़े हुए लोग कांग्रेस से में अगर किसी भाजपा वाले को टिकट देकर चुनाव लड़ाया जा रहा है तो जो पुराने कांग्रेसी ये लोग हैं, कार्यकर्ता है, उनके मन में एक खटास आती है मन में कि हम पार्टी के लिए इतने वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जिसने लंबे समय तक हमारा विरोध किया, हमारी विचारधारा का विरोध किया, आज उसे इन्होंने प्रत्याशी बना दिया। ये विचार कार्यकर्ता के मन में आता है और अंदरूनी कलह के चलते उसका विरोध इंटरनली साइलेंट तरीके से होता है। ये भी एक बड़ा कारण बनेगा कि देवली और उनियारा में नरेश मीणा प्रभावी प्रत्याशी अभी देखने को मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा में जो राजेंद्र गुर्जर अभी प्रत्याशी है, उनको जब चुनाव लड़ाया जा रहा है तो पुनः ये विषय निकल कर आएगा कि जो 2023 विधानसभा चुनाव थे उस समय पर विजय बेसला प्रत्याशी थे और उनकी हार का एक बड़ा कारण जो बताया जा रहा है तो भाजपा के जो खुद के नेता थे उनके अंदरूनी अंतर्कलह और अंदरूनी उनके द्वारा वोटों को काटना और इंटरनली चुनाव हराने में एक बड़ी भूमिका निभाना, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसकी कोई विशेष प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि टिकट कटने के कारण से इन्होंने अपने समर्थकों को अगेंस्ट में लगाया, साइलेंट तरीके से इन्होंने भाजपा का ही विरोध किया और उस समय पर चुनाव हारने का एक मुख्य कारण, मुख्य भूमिका अगर किसी की थी तो वो इनकी थी। ऐसे आरोप कुछ लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बोला जाता है, कुछ मीडिया में निकल कर आता है और ऐसे सुनने को चर्चा के माध्यम से निकल कर आता रहता है। तो अगर ऐसा भी अगर एक कारण है तो निश्चित रूप से जो इन्होंने उस समय पर 2023 चुनाव में किया था वही आज इनके साथ होने वाला है। निश्चित रूप से ये चर्चा चल रही है और ऐसा पूरा विषय बन रहा है। तो ये सब कुछ फैक्टर जुड़कर और एक वातावरण बन रहा है कि लोग भाजपा से नाराज है, वो कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। मैं तो रहता है कि मैं कांग्रेस को क्यों दूं, ऐसे ही जो कांग्रेस से नाराज है वो भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो एक बीच का विकल्प निकल कर आता है कि निर्दलीय प्रत्याशी है, इसको हम मतदान कर सकते हैं। तो ऐसे जो नरेश मीणा खुद एक जमीनी स्तर पर मजबूत है, युवाओं के बीच में पकड़ है और उनका वर्चस्व है, वो सब पूरा एक बड़ा जनसमूह तो उनके साथ ऐसे ही। और उसके अतिरिक्त भाजपा और कांग्रेस दोनों में जो अंतर कलह चलेगा और जो साइलेंट तरीके से मतदान करेंगे उसका भी एक बड़ा लाभ नरेश मीणा को मिल सकता है। ऐसा पूरा वातावरण अंदरूनी रूप से देखने को मिल रहा है और यही सब कारण मिलकर बनेंगे कि नरेश मीणा इस चुनाव में 99% 99% रूप से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। बाकी 1% में कुछ भी हो सकता है, किसी बात का कोई आकलन नहीं लगाया जा सकता। हो सकता है कि कोई चमत्कार हो या कोई ऐसी चीजें हो जाए, फैक्टर काम न करे, इनका कोई तोड़ ही कांग्रेस भाजपा वालों ने मिलकर निकाल लिया हो जो बाहर देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ सब चीजें होती है तो परिणाम अलग हो सकते हैं। लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ कहता हूं कि अभी नंबर 1 पर अगर कोई है तो देवली उनियारा में नरेश मीणा है। निश्चित रूप से सुबह से लेके रात के 2-2:30 बजे तक भी उनके लिए एक बड़ा जनसमूह उनके जहाँ जहाँ दौरे हो रहे हैं, प्रचार के लिए वो जा रहे हैं, वहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ा जनसमूह उनके इंतजार में, स्वागत के लिए तैयारियों में बैठा हुआ है। ये एक सीधा सीधा प्रमाण है कि लोग उनको अपना नेता, अपना जनप्रतिनिधि मान चुके हैं और मतदान करके वो निश्चित रूप से उनको विजय बनाएंगे, ऐसा संकेत हमें देखने को मिल रहा है। नरेश मीणा का जो अभी वातावरण है ये हमें विधानसभा चुनाव 2023 में चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान सिंह जी क्या है उनके लिए देखने को मिला, रविंद्र सिंह बाटी के लिए देखने को। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो उनमें से ये मुख्य मैंने कुछ नाम बताए, इनका भी ऐसा ही क्रेज था कि जब ये निर्दलीय चुनाव लड़े तो इनके साथ एक बड़ा जनसमूह इनको जिताने के लिए तत्पर था, तैयार था। वैसा ही अभी नरेश मीणा के साथ देखने को मिल रहा है और निश्चित रूप से नरेश मीणा
एक अच्छे ढंग से, अच्छे रूप से, अच्छे मतों से चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। और बाकी कहा कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि चुनाव ये मतदान है, इसमें वोट डालने तक साइलेंट मतदाता से लेके और कुछ सेटलमेंट किसी तरीके का अगर कुछ हो जाते हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी जो अभी तक की स्थिति में देखने को मिल रहा है उसमें निश्चित रूप से नरेश मीणा पहले नंबर पर है, कांग्रेस के प्रत्याशी है वो तीसरे नंबर पर देखने को मिल रहा है। सीधा सीधा जो कंपटीशन है वो बीजेपी और नरेश मीणा, निर्दलीय और भाजपा के बीच में देखने को मिल रहा है। और उसमें भी प्रथम नंबर पर मेरी दृष्टि में, मेरे जो आकलन में, मेरी वहाँ के लोगों से चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों से जो देखने को मिल रहा है उसमें यही निकल कर आ रहा है कि नरेश मीणा एक प्रभावी प्रत्याशी है और वो विजय होने वाले हैं। मेरी तरफ से भी विजय की अग्रिम शुभकामनाएं। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर भी ये है कि जब नरेश मीणा ने चुनाव लड़ने का अनाउंस किया था, तब जो उन्होंने नारा दिया था और जिस तरह का संकल्प लेके वो निकले थे, तो इससे पहले तक उनका केवल अपने समाज और कुछ जो उनसे जुड़े हुए लोग थे उनके माध्यम से, उनके सपोर्ट से वो कैंपेनिंग करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने अपना जो, जहां चुनाव लड़ने की घोषणा करने के लिए रवाना हुए थे, वहां से जो स्पीच देके निकले थे उसमें वो साफ कहके निकले थे कि अपने को सर्व समाज को साथ में लेके चलना है। तो फिर उन्होंने प्रत्येक समाज को, जब उन्होंने जयकारा लगवाया था तो उसमें तेजाजी महाराज की जय, देवनारायण भगवान की जय, भगवान धनीधर की जय, ऐसे बाबा अम्बेडकर से लेके सभी, रामदेव जी भगवान की जय, ऐसा सभी जो लोक देवता है, जो अलग अलग जाति समुदाय जिनको अपना आराध्य पूज्य मानते हैं, उनकी जय लगाते हुए, उनकी जय का उद्घोष करते हुए, और वो ये संकल्प लेके इस बार निकले थे कि मैं केवल किसी एक जाति, एक समाज को साथ नहीं, अपितु सर्व समाज को साथ लेकर चलूंगा। जो कि एक चुनाव लड़ने वाला अच्छा जो नेता होता है, कैंपेनिंग के जो गट्स होते हैं, वो उन्होंने संकेत उस समय पर दिए थे और निश्चित रूप से उनके प्रचार प्रसार में देखने को मिल रहा है। और दूसरा बड़ा कारण एक और इस चीज़ को लेकर बताएं तो इस बार उन्होंने सीधा आह्वान किया था अपनी चुनावी रणनीति बताते हुए कि हमारा एक भी कार्यकर्ता मतदान दिवस तक किसी भी प्रकार का छोटा और बड़ा नशा नहीं करेगा। अगर कोई नशा करता हुआ पाया जाता है तो मैं ये मानूंगा कि वो मेरा समर्थक नहीं है, मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं है, अपितु वो मेरे चुनाव का वातावरण बिगाड़ने वाला है और ये किसी अन्य मेरे विरोधी व्यक्ति का षड्यंत्र हो सकता है। ये जब संकेत मिलता है तो निश्चित रूप से अगर उनके सभी समर्थक बिल्कुल सभ्य तरीके से एक एक घर पर, एक एक मतदाता तक जाकर मतदान का आग्रह करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से कुछ लोग उनसे प्रभावी भी होंगे और जो उनकी इस बार की रणनीति है वो निश्चित रूप से उनकी जीत का संकेत देती हुई दिख रही है। उम्मीद है आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। पुनः आग्रह है, जो चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।